नमस्कार, मैं निधि सेंगर और आप देख रहे हैं ग्वालियर बुलेटिन। और आज यानी 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। कहते हैं कि अगर ओजोन की परत ना हो तो पृथ्वी पर जीवन किसी भी तरीके से संभव नहीं है। और आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं एमिटी यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश से प्रोफेसर डॉक्टर स्वप्निल राय सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, सबसे पहले आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को अवगत कराइए। जैसा कि आपने बताया, मैं एमिटी यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश में पर्यावरण विज्ञान में कार्यरत हूँ और मैं लगभग 15 सालों से पर्यावरण विज्ञान के या पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। मैंने बहुत सारे विषयों पर काम किया हुआ है, बहुत तरीके की रिसर्च की हुई है। मैंने अपना जो मेरा स्पेशलाइजेशन है बीएससी ड्यूरिंग बीएससी मैंने पर्यावरण को ही चूज़ किया था, क्योंकि मेरा पर्यावरण में काफ़ी इंटरेस्ट है। और पीएचडी के समय में मैंने इंडिया में वो ऐसा प्रॉब्लम चूज़ किया जो कि उस समय किसी ने उस विषय पे काम नहीं किया था। मेरा जो वर्क था ड्यूरिंग रिसर्च वो ये था कि जो पेस्टिसाइड्स हैं, आप लोगों ने सभी ने कॉमनली सुना होगा डीडीटी और एससीएच, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते थे मलेरिया कंट्रोल करने के लिए। तो ये पेस्टिसाइड्स हम लोग यूज़ तो प्लेन में करते हैं, लेकिन इनका जो कंसंट्रेशन था वो हिमालय में ऊंची ऊंची पहाड़ियों में, जहाँ की यूज़ नहीं किए जाते थे, वहाँ भी पाया जाता था। मैंने इसको वहाँ पर लगभग सभी तरह प्रकार के जितने सैंपल होते हैं पर्यावरण में, लाइक मिट्टी ले लो, पानी ले लो, या बरसात का पानी, गिरती हुई स्नो या पहले से जमी हुई स्नो, ब्लड, मिल्क, ह्यूमन मिल्क, इवन खाने के आइटम जो हम थाली खाते हैं, वो सबको कलेक्ट करके सबकी एनालिसिस की, तो ये मिला कि वहाँ पर कंसंट्रेशन इन कंपाउंड्स की ज़्यादा है और इनकी लाइफ टाइम यानी इनका जो लाइफ है वो भी वहाँ बढ़ जाता है एज़ कम्पेयर टू द प्लेन। तो वहाँ पर लोगों के अंदर इसकी काफ़ी कंसंट्रेशन थी, जिसको कि मैंने ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में इसको रिपोर्ट भी किया था। और उसके बाद मैंने यही काम आसाम में किया, आसाम और अरुणाचल प्रदेश में। वहाँ पर मैंने लोगों में और भी ज़्यादा कंसंट्रेशन देखा, क्योंकि वहाँ पर मलेरिया कंट्रोल के लिए ये यूज़ किए जाते हैं पेस्टिसाइड्स। उसके बाद फिर मैं ये यूनिवर्सिटी सिस्टम में आ गया और मैंने जो दूसरा काम स्टार्ट किया वो स्टार्ट किया कि हम जो हमारे घरों से वेस्ट वाटर निकलता है जो काम करने के बाद, उस वेस्ट वाटर को कैसे हम यूज़फुल बनाएं एग्रीकल्चर के लिए, जिससे कि पानी की समस्या पे कहीं ना कहीं वो और कम कर सकता है, पानी की समस्या को और कम कर सकता है। तो मैंने उस वेस्ट वाटर को एनालिसिस करके देखा कि हम इस वेस्ट वाटर को एग्रीकल्चर में कैसे यूज़ करें, और ये पाया कि हाँ, वेस्ट वाटर को हम एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हैं, बट आफ्टर पार्शियल ट्रीटमेंट। जैसे उसमें हम जो डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स होते हैं उनको किल कर डिसइंफेक्टेंट ऐड कर हम उसको अपनी ज़मीनों में यूज़ कर सकते हैं, किसानों को सप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद मैंने फिर एक और काम लिया कि हम नेचुरल जो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन हम लोग लेते हैं और ड्राई फॉर्म में लेते हैं, पाउडर फॉर्म में लेते हैं। एलोवेरा है, लौकी है। तो एलोवेरा में स्पेसिफिकली मेरा इंटरेस्ट था, क्योंकि उस समय आज से 5-6 साल पहले एलोवेरा का बहुत ज़्यादा स्कोप आया कि हाँ, एलोवेरा डेली लेना चाहिए, इससे फ़ायदा होता है। लेकिन हर तरह के एलोवेरा को नहीं लेना चाहिए। पता चला कि आप एलोवेरा वो ले रहे हो जो कि किसी इंडस्ट्रियल जोन में ग्रो कर रहा है, तो उस एलोवेरा में जो उस इंडस्ट्रियल जोन में हार्मफुल हैवी मेटल्स होंगे और दूसरे केमिकल्स होंगे, वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो वो हमारी बॉडी में जाने के बाद हमारे जो लिवर हैं, किडनी हैं और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम है, इवन ब्रेन, सबको नुकसान कर सकता है। तो हमें इस तरह की हम हर्बल प्रोडक्ट्स भी लें तो ऐसी जगहों से लें जो कि सही जगहों पे जो कल्टीवेट किए जाते हैं और उसमें उनका नेचुरल कंपोजिशन बना रहे। तो एलोवेरा पे काम किया, और ये सब आप गूगल पे आसानी से ढूंढ सकते हैं। ये सब के सब मेरे गूगल पे अवेलेबल है काम सारा, और आप इसको अच्छे से ढूंढ सकते हैं। तो ये सारे काम हैं। और अभी मैं ग्वालियर में भी प्लांटेशन का काम कई जगह किया है। इवन हम अपने कैंपस में भी प्लांटेशन करते हैं हर साल। और फिर मैं इससे पहले ITM में था, तो वहाँ भी मैंने प्लांटेशन का काम काफ़ी किया। जो उनका नया कैंपस है तुरारी ग्वालियर में, अगर ग्वालियर के लोग हैं तो जानते हैं। एंड सड़कों में जो डिवाइडर हैं उनके बीच में भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से बात कर हम वहाँ मिट्टी डलवाते हैं और उसमें फिर प्लांटेशन करते हैं, और संडे टू संडे हम उसको टेक केयर करते हैं। तो ये सारे काम चल रहे हैं। और मेरा तो मानना है कि पर्यावरण की रक्षा हम सबको करनी चाहिए। मैं तो चलिए ठीक है, मैंने डिग्री ली है इसमें, जिनके पास नहीं भी है उन सबको पर्यावरण के बारे में अवेयर होना चाहिए और सबको काम करना चाहिए। सर, अगर हम ओजोन परत की बात करें तो क्या महत्व है ओजोन परत का, और ओजोन दिवस का क्या महत्व है? ओजोन जो है वो हमारे
पर्यावरण का एक पार्ट हमारा जो एक हिस्सा है वो है वायुमंडल, जिसमें हम सभी रहते हैं, जिससे हमें ऑक्सीजन मिलती है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को मिलती है, नाइट्रोजन है और बहुत सारी गैसेज हैं और हमारा बहुत सारा इंटरेक्शन चलता है। सो इस वायुमंडल की जो दूसरी लेयर है, एक पहला जो हिस्सा है जिसे हम ट्रोपोस्फीयर कहते हैं, उसमें हम लोग रहते हैं, वो हमारा एटमॉस्फेयर कहलाता है। उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर रहता है जिसमें ओजोन पाई जाती है और ओजोन, उसी वजह से उसको ओजोनोस्फीयर भी कहते हैं। ओजोन का जो मुख्य वर्क है, जो मेन काम है, वो है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करना। यानी सन से आने वाले, वो एक तरह से हमारे लिए, एक तरह से आप छलनी कह सकते हो कि फिल्टर का काम करती है। वो सन से आने वाली लाइट्स में जो हार्मफुल रेडिएशन है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। उसके एब्जॉर्प्शन की वजह से हमको बहुत सारी बीमारियां नहीं होती। जैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन मैंने बोला, तो यूवी जो रेज हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं, यूवी ए, बी एंड सी। तो मेनली जो बहुत डेंजरस है वो है यूवी बी, क्योंकि वो हमें कैंसर कर सकती है, हमारी आंखों को डैमेज कर सकती है, और अगर हम ओजोन लेयर को हटा दें तो हमारा जीवन असंभव है, हम सब बाहर निकलते ही जल जाएंगे। तो वो इसलिए ओजोन लेयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें इस धरती पर रहना है तो हमारे लिए ओजोन लेयर होना चाहिए। ये प्रकृति का एक वरदान है हमारे लिए कि हमें सारी चीज़ें उसने अरेंज करके दी हैं जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। तो ओजोन हार्मफुल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है और बचाती है हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, जिससे हमें स्किन कैंसर और इन सारी चीज़ों से हम बचे हुए रहते हैं। सर, अगर हम बात करें कि जो ओजोन लेयर में जो डिप्लीशन हो रहा है उसका मुख्य कारण क्या है? ओजोन लेयर में जो डिप्लीशन है उसका मुख्य कारण तो है, वैसे तो ओजोन लेयर में डिप्लीशन मतलब लाइक ओजोन का डिग्रेडेशन और फॉर्मेशन नेचुरल रूप से चलता रहता है। ये अपने आप ही अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है, जो मैंने आपको बी बताया, और अपने आप ही O2 और O में टूटती है, फिर O प्लस O2 बनकर O3 बना लेते हैं, तो ओजोन बनती रहती है। लेकिन जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हमने इंट्रोड्यूस किए हैं केमिकल्स, जैसे CFC मेन केमिकल है, बहुत सारे लोग जानते होंगे कि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जिसको कॉमनली फ्रीऑन के नाम से जाना जाता है। इस फ्रीऑन का यूज़ रेफ्रिजरेशन यूनिट्स में किया जाता है, मेनली रेफ्रिजरेशन यूनिट मतलब AC रेफ्रिजरेटर्स, और CFC का यूज़ और भी होता है, जैसे हम बॉडी स्प्रे, डिओ स्प्रे, जो प्रोपेलेंट्स होते हैं उसमें, इवन मैट्रेसेस जो स्पॉन्जी बनाने के लिए मैट्रेसेस में भी फ्रीऑन को फिल करते थे। तो इन सब से ये CFC निकल कर विदाउट एनी इफेक्ट इनटू ट्रोपोस्फीयर, हमारे लोगों को बिना प्रभावित ना करते हुए सीधा ये स्ट्रेटोस्फीयर में जाकर, वहाँ जाकर इसने ओजोन लेयर को डिप्लीट करना स्टार्ट किया। तो मेन जो रीज़न है वो है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसका एक अवयव बोलते हैं हिंदी में, या आप कह सकते हो एक एलिमेंट जिसे हम क्लोरीन बोलते हैं। क्लोरीन O3 को रिएक्ट करती है और उसको ब्रेक डाउन कर देती है ऑक्सीजन में और क्लोरीन ऑक्साइड में, ClO में, और जिसकी वजह से जो ओजोन है, वो ओजोन लेयर, जनरली लोग कहते हैं कि ओजोन में छेद है, हम छेद नहीं बोलेंगे, ओजोन होल कॉमन, देयर इज़ अ कॉमन टर्म ओजोन होल। इट इज़ नॉट एक्चुअली होल का मतलब हुआ कि आर पार आपने काफ़ी गहरा छेद किया। इट इज़ अ थिनिंग ऑफ लेयर, जो लेयर है वो पतली होती जा रही है और उसका एरिया बहुत बड़ा है। जो पहली बार 1980 में साइंटिस्ट ने, नासा साइंटिस्ट ने और जापान साइंटिस्ट ने रिपोर्ट किया था, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने जो रिपोर्ट किया था वो रिपोर्ट किया था कि उस समय USA का जो एरिया है टोटल, उसके बराबर वहाँ पर ओजोन में थिनिंग थी, जिसे हम ओजोन होल बोलते हैं। और ये पाया गया था हमारे साउथ पोल पे, जबकि हम लोग क्या करते हैं, हम नॉर्थ पोल हम इक्वेटर पे रहते हैं, इक्वेटर के आसपास मोनली रहते हैं, और हम सारी चीज़ें, गर्मियाँ अक्सर यहीं होती हैं, तो हम AC यहाँ यूज़ करते हैं। लेकिन होल पाया गया अंटार्कटिका पे। साइंटिस्ट ने पहली बार रिपोर्ट किया अंटार्कटिका पे कि देयर इज़ अ होल, और होल का साइज़ पूरा USA के एरिया जितना है उसके बराबर था। फिर इमीडिएटली आपका एक क्वेश्चन था जिसका हमने आंसर नहीं दिया कि ओजोन डे क्यों मनाते हैं 16 सितंबर। इसी में उसको कनेक्ट करता हूँ कि इस ओजोन होल को होल जब रिपोर्ट किया गया साइंटिस्ट के द्वारा, तो एक मीटिंग हुई कनाडा में, मॉन्ट्रियल एक सिटी है उनकी, वहाँ एक मीटिंग हुई और वहाँ पर एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसे हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। ये 16 सितंबर को मीटिंग हुई थी, और 16 सितंबर को मीटिंग और एग्रीमेंट होने की वजह से, जहाँ पे कि विश्व के सभी जो इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्रीज़ थे उन्होंने, और कुछ डेवलपिंग कंट्रीज़ भी थे जो कि मेंबर थे, उन्होंने साइन किया और ये एग्रीमेंट पे साइन किया कि वो जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है जिसे CFC कहते हैं, उसका यूज़ रिड्यूस करेंगे 50%। तो वो इसकी वजह से वो 16 सितंबर को हम वर्ल्ड ओजोन डे के फॉर्म में सेलिब्रेट करते हैं। सर, एक एनवायरमेंटलिस्ट होने के नाते आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज इस ओजोन डे पर? एक पर्यावरणविद या एनवायरमेंटलिस्ट के नाते मैं तो बस यही कहूँगा, पहला तो हमें अपने आप को पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानना चाहिए, और
जनरली देयर आर टू व्यूज़, दो व्यू होते हैं जिनको फॉलो जो हैं। एक तो कहलाता है एपोसेंट्रिक व्यू, जिसमें बोलते हैं ह्यूमन सेंट्रिक। हमारी अप्रोच आज की डेट में है, हम क्या मानते हैं कि ह्यूमन्स आर द मास्टर ऑफ नेचर, हम इस नेचर के मालिक हैं और हम जो चाहें वो कर सकते हैं और हम कर भी रहे हैं। लेकिन उसका खामियाजा कहीं ना कहीं हमें दूसरे रूप में देखने को मिल रहा है। आपने रिसेंट एक्सपीरियंस किए होंगे कि हमारे को बहुत सारे तूफ़ान बढ़ गए हैं, बहुत सारे साइक्लोन्स आने लगे हैं, रेनफॉल जो रेन पैटर्न है वो चेंज होने लगा है और गर्मियाँ बढ़ गई हैं, अचानक से साल गर्म होने लगे हैं बहुत ज़्यादा, आप बाहर नहीं निकल सकते मई जून में। तो इस तरह की चीज़ें होने लगी हैं। वो क्या है, वो रिजल्ट है हमारी एक्टिविटी का ही। तो हमें एपोसेंट्रिक व्यू को ना फॉलो करते हुए हमें नेचर सेंट्रिक व्यू फॉलो करना है, जिसमें हमें ये मानना है कि जो प्रकृति है वही मालिक है और वो सब कुछ करेगी और हमें उतना लेना चाहिए प्रकृति से जितना हमें ज़रूरत है। आज की डेट में हम क्या अपनी ग्रीड को पूरा करने के, अपनी लालच को पूरा करने के लिए हम हद से ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं नेचुरल का। एंड आज की डेट में क्या, आप सभी के पास, हर किसी के पास गाड़ियाँ हैं अपनी इंडिविजुअल, हर किसी के पास मार्केट जाते समय थैला लेकर नहीं जाते, हम पॉलीथीन यूज़ करते हैं। तो हमें थोड़ा सा ये सोचना चाहिए कि हम पर्यावरण को कैसे कम से कम क्षति पहुंचाएं, और ना पहुंचाएं तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर हम क्षति किसी फॉर्म में पहुंचा भी रहे हैं तो हम उसको प्लांटेशन करके, वेस्ट को मिनिमाइज़ करके, वेस्ट को रिसाइकिल करके, इस तरह के हम अपने योगदान से पर्यावरण को सुरक्षित करें। रह गया ओजोन के रेफरेंस में बात करना, तो जो मैंने आपको बताया कि CFC का यूज़ आज की डेट में बंद हो चुका है। आज की डेट में नए रेफ्रिजरेंट्स आ गए हैं जिनको हम HFC बोलते हैं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। उनका ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल तो 0 है, बट वो ग्लोबल वार्मिंग का पोटेंशियल उनमें है। ग्लोबल वार्मिंग का पोटेंशियल मीन्स बोले कार्बन डाइऑक्साइड के पोटेंशियल से ज़्यादा, तो उसका पोटेंशियल ज़्यादा है। बट हाँ, अगर हम कंपेयर करें पहले से और अभी, तो ड्यू टू द रिडक्शन टू द यूज़ ऑफ दिस CFC, जो CFC का यूज़ हमने कम किया है, उसकी वजह से ओजोन लेयर में हीलिंग स्टार्ट हुई और वो हीलिंग हो भी रही है। आपने सुना भी होगा समाचारों में और आर्टिकल्स में कि जो ओजोन लेयर है वो हील अप हो रही है, तो वो नेचुरली वो हील होगी। उसको हम चाहें किसी भी तरीके से, बहुत से बच्चे मुझसे कहते हैं कि सर बैलून छोड़ दें हम, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर हमने बैलून ओजोन का छोड़ा तो वो हाईली ऑक्सीडाइजिंग होती है। ट्रोपोस्फीयर में ओजोन बहुत डेंजरस होती है, ये भी बता दूं मैं आपको। ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर में तो हमारे लिए प्रोटेक्टिव एजेंट है, बट जैसे ही वो हमारे एटमॉस्फेयर में आई वो हमें मार देगी, क्योंकि ओजोन से हमारे लंग्स में पल्मोनरी एडिमा होता है, खून जमा हो जाता है हायर कंसंट्रेशन ओजोन से। तो हम ये नहीं कर सकते कि हम बैलून छोड़ दें या कुछ छोड़ दें, वो नेचुरल रूप से हील होगी, बट हमें टाइम देना होगा, नेचर को हमें टाइम देना होगा अपने आप को हील करने के लिए। सो दिस इज़ ऑल। आप सभी मतलब नेचर में लाइक एनवायरनमेंट के कंजर्वेशन के लिए पार्टिसिपेशन करें और एक बिलोंगिंगनेस जो प्रकृति के लिए है वो हम अपने अंदर डेवलप करें। तो देखा आपने कितनी सारी जानकारियाँ दी। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपना कीमती समय हमको दिया और बताया कि ओजोन किस तरीके से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ऐसी ही जानकारियाँ देखते रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ ग्वालियर बुलेटिन। धन्यवाद।